शुरू किया तब बताया। मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे। हम लोग आज यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट जेआरएफ की परीक्षा, उसमें भी हिंदी विषय से संबंधित जो पाठ्यक्रम यूजीसी के द्वारा निर्धारित किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पाठ्यक्रम जो है 8 इकाइयों में विभाजित है। उसमें से जो पहली इकाई है वो हिंदी भाषा और उसका विकास है। देखिए मित्रों, एक चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, जितनी भी इकाइयां हैं हर इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे जो है अंक निर्धारित है, अतः कोई भी इकाई है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि उसका विस्तृत और कॉन्सेप्ट के आधार पर उसका अध्ययन करना है। अगर विस्तृत अध्ययन रहेगा तो कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा, वो जो है छूटने नहीं पाएगा और आप परीक्षा में सफल होंगे। तो जो पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसमें आज हम लोग भाषा क्या होता है और भाषा विज्ञान क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जो है समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण उसे अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों से करना पड़ता है। कभी तो वो अभिव्यक्ति जो है शब्दों और वाक्यों के माध्यम से करता है और कभी वो अभिव्यक्ति जो है अपने विभिन्न अनुभवों के द्वारा करता है। और इतना ही नहीं, समाज में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी लगभग अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है करते हैं। इस तरह से जो है अगर भाषा की एक सामान्य परिभाषा बताई जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। मित्रों, अगर आप इस परिभाषा पर अपनी दृष्टि डालिए तो देखिए ये परिभाषा काफ़ी विस्तृत है और इस परिभाषा में मानव और मानवेतर सभी प्राणी के भावों को शामिल किया जा सकता है या सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं उसमें सिर्फ मनुष्य के वाणी के द्वारा उच्चारित शब्दों को ही भाषा के अंतर्गत माना जाता है। अन्य प्राणी की अभिव्यक्ति जो होती है या उनकी जो भाषा होती है या मनुष्य के द्वारा भी जो सांकेतिक प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को बताने के लिए, उसको भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा में शामिल नहीं किया जाता। अतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत मात्र मनुष्य के मुख से जो कुछ बोला जाता है उसी को भाषा के अंतर्गत मानते हैं। तो अगर हम जो है इस बात को ध्यान में रखें और भाषा विज्ञान की एक परिभाषा देने का प्रयास करें, जो कि परिभाषा जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त हो, तो इसके लिए मित्रों हमें भाषा से संबंधित जो मूलभूत बातें हैं उनको जानना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी परिभाषा दी जाती है तो मूलभूत बातों को उसमें शामिल किया जाता है। तो आइए हम लोग भाषा की जो मूलभूत बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, भाषा की जो सबसे पहली मूलभूत बात है वह ये है कि भाषा जो है विचार विनिमय का साधन होती है। क्या? भाषा जो है वो विचार विनिमय का साधन होती है। दूसरी जो भाषा की मूलभूत बात होती है कि भाषा मानव के उच्चारण अवयव से उच्चरित एक
ध्वनि समष्टि होती है। क्या? कि मानव के उच्चारण अवयव से उच्चरित एक ध्वनि समष्टि या शब्द होती है। दूसरा, ये जो ध्वनि समष्टि होती है ये सार्थक होती है। यहाँ पे ध्वनि समष्टि का तात्पर्य है शब्दों से है, और वो जो शब्द या ध्वनि समष्टि होती है वो सार्थक होती है, उसका कोई न कोई अर्थ होता है। चौथी जो भाषा की मूलभूत विशेषता है वो है कि ये जो ध्वनि समष्टि है या जो शब्द हैं, भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उनका भाव और विचारों से जो संबंध होता है वो संबंध यादृच्छिक होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया, यादृच्छिक। यादृच्छिक संबंध ऐसा संबंध है कि जो कि शब्द और उसके अर्थ से बहुत तालमेल नहीं रखता, या शब्द का जो अर्थ होता है उसके पीछे कोई कारण या कोई रीजन नहीं होता। एक जो है माना हुआ या मानक के रूप में हम मान लेते हैं कि फला जो है शब्द का फला अर्थ है। जैसे आप जानते हैं कि संसार में तमाम वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का हम कोई न कोई नाम दे देते हैं। जैसे इसको हम लोग कहते हैं कि ये मार्कर है। क्यों इसको मार्कर हमने कह दिया? मार्कर और इसके वर्क में कोई रिलेशन नहीं। तो इस तरह का जो संबंध होता है कि शब्द और उसका अर्थ या वस्तु और उसका नाम, उसमें कोई जो है कार्य कारण का संबंध नहीं होता, इस तरह का जो संबंध होता है वो यादृच्छिक कहलाता है। अगली जो भाषा की मूलभूत बात है वो है कि भाषा एक संरचनात्मक व्यवस्था होती है। भाषा एक संरचनात्मक व्यवस्था होती है। संरचनात्मक मतलब भाषा की एक संरचना, भाषा की एक निश्चित संरचना होती है और उसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। व्यवस्था मतलब किसी भी भाषा का जो है एक नियम कानून होता है, और उसी नियम के अनुसार जो है उस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी भाषा हो तो उसका वाक्य का एक जो है नियम होता है। जैसे हमारी हिंदी है तो हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया लिखा जाता। अंग्रेजी इसका उल्टा, संस्कृत में कुछ और होता है। तो इस तरह से हर भाषा का जो है अपना अपना एक नियम है, उसकी एक अलग व्यवस्था है। तो भाषा में ये गुण पाया जाता है। इस तरह से अभी हम लोगों ने 5 मूल बातों का उल्लेख किया है भाषा से संबंधित। अब अगर हमें भाषा का वैज्ञानिक परिभाषा देना है तो इन मूलभूत बातों को उसमें शामिल करना आवश्यक होता है। अतः अगर आप भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा या भाषा विज्ञान के आधार पर उसकी परिभाषा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन मूलभूत बातों को उस परिभाषा में शामिल करना होगा। तो आइए मित्रों, हम लोग इन 5 मूलभूत बातों को शामिल करते हुए भाषा की एक वैज्ञानिक परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके भाषा वह साधन है जो मनुष्य के उच्चारण अवयव से उच्चरित सार्थक और यादृच्छिक ध्वनि समष्टि की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। फिर से एक बार हम लोग भाषा की परिभाषा क्या होगी
हम लोग फिर से भाषा की परिभाषा का प्रयास करते हैं कि भाषा वह साधन है जो मनुष्य के उच्चारण अवयव से उच्चरित सार्थक और यादृच्छिक ध्वनि समष्टि की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति दूसरे से करते हैं। तो मित्रों, ये जो भी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा, यही परिभाषा जो है भाषा विज्ञान के आधार पे उचित परिभाषा है। इसके पहले की जो परिभाषा थी वो सामान्य जो है थोड़ी बचकानी परिभाषा है, जो कि नर्सरी स्तर पर या छोटे स्तर के बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन अब हम लोग जो है भाषा विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हमें जो परिभाषा देना चाहिए वो भाषा विज्ञान के आधार पे होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह की परिभाषा देने का प्रयास करिएगा। अब मित्रों, हम लोग आगे चलते हैं कि भाषा विज्ञान क्या है। भाषा विज्ञान क्या है? क्योंकि देखिए, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो भाषा विज्ञान क्या है, अगर इस पर हम लोग थोड़ा दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि भाषा का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना भाषा विज्ञान कहलाता है, या किसी भाषा का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना हो भाषा विज्ञान कहलाता है। सामान्य सी परिभाषा जिसको आप शाब्दिक आधार पर कह देते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि विज्ञान की दृष्टि या वैज्ञानिकता है क्या? किसको आप कहेंगे कि ये जो है वैज्ञानिक रूप से इसको बताया गया? तो वैज्ञानिकता वो होता है कि जिसके पीछे कोई ठोस आधार हो, जो यथार्थ के धरातल पर आधारित हो और विभिन्न दृष्टिकोणों का जिसमें प्रयोग किया गया हो। इस तरह का जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो हमें भी अगर भाषा विज्ञान की परिभाषा देना है या भाषा विज्ञान विषय को पढ़ना है, तो भाषा विज्ञान का विषय कैसे पढ़ा जाता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो मित्रों, अब हम लोग जो है भाषा विज्ञान का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिर हम लोग जो है भाषा विज्ञान की परिभाषा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसके तत्व, उसकी मूलभूत बातों को नहीं जानेंगे तब तक आप जो है एक सारगर्भित वैज्ञानिक परिभाषा नहीं दे पाएंगे। अब सामान्य रूप से भाषा विज्ञान क्या होता है? एक विषय होता है, एक ऐसा विषय जिसमें किसी भाषा का वैज्ञानिक तरीके से आप अध्ययन करते हैं, और वो वैज्ञानिक तरीका विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। इन दृष्टिकोणों में पहला जो दृष्टिकोण है वो सामान्य दृष्टिकोण है। सामान्य दृष्टिकोण के अंतर्गत मित्रों, जो हम किसी भाषा का अध्ययन करते हैं तो हमारी दृष्टि जो है वो किसी विशेष भाषा पर ना होकर बल्कि सामान्य भाषा की तरफ होती है। और वो जो दृष्टि हम लोग रखते हैं, वो जिन चीज़ों को हम लोग वहाँ से खोजते हैं, वो विशेषताएं सभी भाषाओं के लिए लागू हो सकती हैं। जैसे भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा में परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, भाषा में परिवर्तन की क्या दिशाएं होती हैं। इस तरह का जो अध्ययन होता है कि जिसमें दृष्टि भी सामान्य हो और विषय भी सामान्य हो, इस तरह का जो अध्ययन होता है वो सामान्य दृष्टिकोण का होता है। और इसके अंतर्गत आप किसी भाषा को
रख सकते हैं। तो ये जो है, जो ये दृष्टि है वो सामान्य दृष्टिकोण है। दूसरी एक दृष्टि है वर्णनात्मक दृष्टिकोण। वर्णनात्मक दृष्टिकोण से भी भाषा का अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है, इसमें जो है वर्णन किसी एक भाषा का किया जाता है। मतलब आपकी दृष्टि जो है किसी विशेष भाषा की तरफ रहती है और उस भाषा में जो कुछ दिखाई पड़ता है तटस्थ रूप से, उस भाषा में जो कुछ भी लक्षण आपको तटस्थ रूप से दिखाई पड़ रहा है या उसका जो भी कुछ स्वरूप दिख रहा है, उसको आप तटस्थ होकर उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इस तरह का जो वर्णन होता है वो वर्णनात्मक दृष्टिकोण होता है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण में हम लोग अपनी तरफ से कुछ इफ बट कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इस तरह से कोई बात नहीं करते, बल्कि जो चीज़ जैसे है हम उसको सेम टू सेम वैसे बता देते हैं। इस तरह का जो दृष्टिकोण होता है वो वर्णनात्मक दृष्टिकोण होता है। उसके बाद भाषा के अध्ययन का एक और दृष्टिकोण है जिसका नाम है एक कालिक दृष्टिकोण या समकालिक दृष्टिकोण। इस तरह का जो है जो दृष्टिकोण होता है, किसी विशेष भाषा का अध्ययन किसी विशेष समय पर या किसी विशेष काल में किसी विशेष भाषा की क्या वास्तविक पोजीशन है, उन विशेषताओं का हम वर्णन करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं भाषा परिवर्तनशील होती है, वो धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता उसका स्वरूप जो है बदलने लगता। तो किसी विशेष समय पर भाषा की वर्तमान पोजीशन क्या है, इस तरह का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं एक कालिक दृष्टिकोण। भाषा विज्ञान के अध्ययन का एक और दृष्टिकोण है जिसका नाम है बहुकालिक दृष्टिकोण। बहुकालिक मतलब बहुत से काल में भाषा का क्या पोजीशन रहा, क्या अवस्था रही, कैसे कैसे भाषा गुजरी। और इसका एक और नाम भी है कालक्रमिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी से कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में भी जो है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध आप अध्ययन करते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण यही होता है कि कोई भाषा है वो कैसे कैसे जो है विकसित होकर वर्तमान समय पे पहुंची है, किस अवस्था से वो गुजरी है और एक क्रम से समय के अनुसार किस क्रम से वो आगे बढ़ी है, ऐसा जो अध्ययन किया जाता है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। इसके साथ साथ कुछ और भी दृष्टिकोण हैं, जैसे तुलनात्मक दृष्टिकोण। तुलनात्मक दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भाषा का अध्ययन किया जाता है और इसमें किसी विशेष एक भाषा का अध्ययन ना करके एक से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। और तुलनात्मक दृष्टिकोण में जो दो या दो से अधिक भाषाएं हैं जिसका आप अध्ययन करने जा रहे हैं, उनमें आप समानता खोजते हैं कि उन दोनों तीनों भाषाओं में किन किन तत्वों में समानता है। उन समानताओं को आप जो है निकालते हैं और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं। अगर समानताएं अधिक हैं, अगर समान लक्षण आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये अनुमान लगता है कि ये दोनों भाषाएं किसी एक परिवार से संबंधित होंगी। इस तरह का जो अध्ययन किया जाता है वो तुलनात्मक दृष्टिकोण होता है। इसके साथ साथ भाषा के अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण और है जिसका नाम है व्यतिरेकी दृष्टिकोण। व्यतिरेक मतलब होता है विरोधाभास। इसमें भी दो या दो से अधिक भाषाओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है और दोनों भाषाओं में जो परस्पर विरोधी लक्षण हैं, जो परस्पर विरोधी विशेषताएं हैं,
उन विशेषताओं को हम निकालते हैं और उसके आधार पे हम उस भाषा में अंतर मालूम करते हैं। और इस तरह का जो अध्ययन होता है वो भाषाओं को याद करने में बहुत सुविधा होती है। अगर दो भाषाओं में काफ़ी चीज़ें समान हैं, कुछ एक दो चीज़ जो है भिन्न है, तो हम उसी केवल भिन्नता को याद कर लेते हैं, जो अलग है उसी अलग को याद कर लेते हैं, और फिर एक को याद कर लिए और वो जो अलग हैं दोनों में भिन्न हैं, उस भिन्नता को आप याद कर लिए तो आप दूसरे को भी याद कर लेते हैं, तो आपका समय सब कुछ बचता है। तो इस तरह से भी भाषा का अध्ययन किया जाता है, जिसमें परस्पर विरोधी लक्षणों को निकाला जाता है, उसकी पहचान की जाती है और उसके आधार पर भाषा का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, इसके साथ साथ कुछ और भी दृष्टिकोण हैं, क्योंकि देखिए कोई अध्ययन आप करते हैं जब तक उसको आप कई दृष्टियों से उसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप जो है उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसीलिए कोई वस्तु है तो किसी एक लक्षण के आधार पे आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको विभिन्न दृष्टिकोणों से देखिए और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने के बाद जो रियल स्वरूप बाद में उभर के आए वो उसका सही मूल्यांकन होता। इस तरह से जो है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ भाषा के अध्ययन का एक और दृष्टिकोण है जिसको कहते हैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम किसी भाषा का अध्ययन करते हैं और उसकी प्रवृत्तियों को हम देखते हैं कि भाषा की कौन सी प्रवृत्ति किस तरफ जा रही है, उसके आधार पर हम उसके सिद्धांतों का निर्माण करते हैं कि फला भाषा जो है इस तरह से है। इस तरह का जो अध्ययन होता है वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण होता है। इसके साथ साथ एक और दृष्टिकोण है जिसको कहते हैं अनुप्रयुक्त या अनुप्रयोगात्मक दृष्टिकोण। अनुप्रयोगात्मक दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होता है कि भाषा के सिद्धांतों का हम अध्ययन करने के बाद उस सिद्धांत या संकल्पना के आधार पे हम उस विषय को मानव जीवन के लिए और भी कैसे उपयोगी बना सकें या उसका प्रयोग मानव जीवन के लिए किस तरह से उस सिद्धांतों के आधार पे किया जा सके। जैसे शब्दकोश बनाना, आपने दो भाषाओं का अध्ययन कर लिया, दोनों भाषाओं की आपको जानकारी हो गई, तो आप जो है शब्दकोश बना दिए, हिंदी से अंग्रेजी का, अंग्रेजी से हिंदी का। उसके बाद अनुवाद करना, जैसे आप जो है एक भाषा दो भाषाओं की जानकारी है तो उसका जो शब्द है आप उससे जो है उसका उसमें अनुवाद कर दिए, उसका उसमें अनुवाद कर दिए। तो इस तरह का जो प्रयोग किया जाता है वो अनुप्रयोगात्मक या व्यवहारिक प्रयोग होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी भाषा का अध्ययन किया जाता है। अतः मित्रों, आप लोगों ने देखा कि भाषा का अध्ययन जो है कई दृष्टिकोणों से किया जाता है। एक सामान्य, एक वर्णनात्मक, एक कालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी, सैद्धांतिक और अनुप्रयोगात्मक, और भी तमाम दृष्टिकोण हैं। देखिए, अध्ययन का कोई जो है उसकी सीमा निर्धारित नहीं है, वो असीम है। आप और भी तमाम दृष्टियों को खोज सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप विभिन्न कोणों से किसी विषय को का अध्ययन करेंगे उतने ज़्यादा है वो चीज़ें सही स्वरूप में उभर के आएंगे। बहरहाल, अगर हम इन पांचों छह दृष्टिकोणों को मिला के भाषा विज्ञान की एक वैज्ञानिक और सारगर्भित परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम
किसी भाषा या भाषाओं का, देखिए एक भाषा भी हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, जो अध्ययन का दायरा है। अतः भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भाषा या भाषाओं का सामान्य रूप में, वर्णनात्मक, एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी, सैद्धांतिक तथा अनुप्रयोगात्मक अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। ये जो है भाषा विज्ञान की कंप्लीट वैज्ञानिक परिभाषा हुई। और हम लोग जो है, क्योंकि इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए हमें जो है ये विस्तृत परिभाषा जानना चाहिए और अगर कहीं आए तो इसको बताना चाहिए। बाकी जो हम लोग जिस परिभाषा की चर्चा करते हैं सामान्य रूप से, वो परिभाषा जो है वो थोड़ी बचकानी है, उसमें भाषा वैज्ञानिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाता, वो एक सामान्य परिभाषा दी जाती है। अतः हमें इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए भाषा और भाषा विज्ञान की वास्तविक, तात्विक और वैज्ञानिक परिभाषा देने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।